औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे दोस्त हैं भट्टी साहब साथ ही बैठे हुए बताते हैं कि जी सिंगरों के सिंगर ना, जिन्हें पाकिस्तान के नामवर सिंगर जिन्हें सुना करते थे, इसमें माशाल्लाह ग़ुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और हमारे बड़े बड़े जो नाम थे वो सुनते थे मोहब्बत से, लेकिन एक बड़ा नाम पैदा किया, एक बड़े इंसान थे। और जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो जो सिंगर बाकी थे वो बहुत परेशान भी हुए, बहुत दुखी थे। लेकिन उनके जो बेटे थे सारे माशाल्लाह वो सारे बड़ी बड़ी की पोस्टों पर हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब इस्लामाबाद में हैं। लेकिन उनके छोटे बेटे को ख्याल आया कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे वालिद साहब का एक नाम था, एक उनसे लोग इतनी मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो फिर वालिद साहब का नाम कैसे ज़िंदा रहेगा ना। उन्होंने फ़ैसला किया कि आप सब अपना अपना काम करें, लेकिन मुझे वालिद साहब वाला काम करने थे। फिर वो मेरे साथ मौजूद है जी हसनैन नकील साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आज आपसे बड़ी बातें होंगी, बस मेरे लिए एजाज़ की बात थी। मैं सोच रहा था कि चलो आप साथ होस्ट भी हैं और भी हमारे साथ नामवर कंपेयर भी हैं। ये बताएं कि आपके शागिर्द यहाँ या किसी और शहर में कहीं भी कौन कौन से हैं मशहूर, और कहाँ तक आपने उन्हें सिखाया है, और उनमें से भी कोई नामवर है? हाँ जी, शागिर्दी उस्तादी को तो मसला इतना है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, जहाँ मौसीकी होती है वो वहाँ 2, 4, 5, 10 शागिर्द मिलेंगे मुझे। जो नामदार शागिर्द हैं मेरे, उनमें मंजूर ठट्ठे वाला था और बहुत अच्छा। चिवेरिया भी हैं और मानूर यहाँ बैठी हुई हैं। इन्होंने बात उन्होंने आपसे करनी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि चूँकि इतनी बड़ी शख्सियत थी तो इनका तारुफ जो है मैं करवा दूँ। तो आप जी बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, उस दिन हमने आपको सुना भी है, और आज हम खुद जो है ना वो कहते हैं इसरार करके हम ना यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने स्टैंड बाई से मिलना है, एक नशिस्त करनी है, उनसे बहुत सी बातें करनी है, उनके वालिद साहब के हवाले से और आपके हवाले से। आजकल आप क्या कर रहे हैं, वालिद साहब कैसे करते थे, बाकी सारी बातें जो है मैं चाहूँगा कि मेरी जो को होस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं खुद भी, और अच्छी होस्ट भी हैं। तो मानूर आप प्लीज़ बात करें बाकी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका इतनी तारीफ़ करने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ अकील साहब, बहुत ही बड़े नामवर सिंगर, जिनके बहुत ही चर्चे, जिनके बहुत ही फ़लसफ़े और सिंगिंग के बारे में बहुत सुना कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको जो आवाज़ दी, ग़ुलाम सैयद अब्बास साहब के साथ, नुसरत फ़तेह अली साहब के साथ, तो बड़े बड़े नामवर सिंगर्स के साथ जिन्होंने काम किया हो, क्या ही फ़ख्र की बात है कि उनके बेटे के साथ आज मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले अपना नाम और अपना तारुफ खुद कराएं ज़रा, ताकि हमारी आवाम को पता चले, हमारी ऑडियंस को देखने वालों को पता चले। जी ज़रूर, मेरा नाम हसनैन अकील है। उस्ताद अकील मंजूर ख़ान साहब का मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। जी जी। तो उनका क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से स्कोर भी बहुत ज़्यादा था और क्वालिटी स्कोर था, तो उसी लेगेसी को पीछे दादा अबू का भी के हवाले से उस्ताद मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले, वो गाने बजाने वाले हलकों में बड़ा रिच नाम है उस्ताद मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले, वो मेरे दादा अबू थे। जी जी। वही लेगेसी आगे आई मेरे फादर उस्ताद अकील मंजूर हाँ साहब, जो कि उस्ताद सलामत अली हाँ साहब के शागिर्द थे बाकायदा। माशाल्लाह। तो उनकी डेथ के बाद हम तो किसी काबिल नहीं हैं। हम जो काफ़ी गाते हैं या गा रहे हैं, ये सेमी क्लासिकल अंदाज है, और यही अंदाज सही काफ़ी का अंदाज है जो कि सारी दुनिया में मशहूर हुआ, और यही अंदाज हम आपके सामने आज काफ़ी के अंदाज में पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में आज शाम चासी घराने के जो लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जो मेरे शागिर्द हैं, अकील मंजूर, हुसैन बख्श, शफकत अली मेरा बेटा है, अख्तर अली खान, जाकिर अली खान मेरे भाई हैं। ये सब लोग हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में और काफ़ी गा रहे हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद शौकत हुसैन खान और ग़ुलाम अब्बास खान, संगी पर नाज़िम अली खान। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लेगेसी को लेके चलते रहें आगे।
अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। कुछ बताइएगा अपनी घरेलू लाइफ और अपनी जो आप इस वक्त जिस मुकाम पे मौजूद हैं, कैसा महसूस होता है आपको कि आप अपने बाप की इस जगह पर हैं, जो कि आपके तमाम सुना के भाइयों ने और सब ने वो सीट नहीं ली जो आपने ली है। इस सीट को, इस जगह को, इस मुकाम को हासिल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जो अजदाद की लेगेसी थी उसको प्रॉपर उसी शक्ल में लेके आगे चल रहे हैं। उसको हमने कोशिश की है कि अगर ज़्यादा ना हो तो ख़राब भी ना करें। तो एक्चुअली मैं सबसे छोटा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं। अच्छा। तो मैं और सलमान मुझसे जो बड़े हैं, हम जोड़ी गाते हैं, इकट्ठे गाते हैं। जी जी। वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और उनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड भी हूँ, क्योंकि वो अब्बू का बड़ा उनमें भी फ्लेवर है, सब में थोड़ा थोड़ा उनका ना वो है, रंग है। सबसे बड़े एहसान अकील हैं जो प्रॉपर वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा, लाजवाब। और सलमान और मैं 3 भाई हैं जो हम बाकायदा परफॉर्म करते हैं। तो बाकी 2 भाई जो हैं वो हमसे परफॉर्म करवाते हैं क्योंकि एक माशाल्लाह से PhD हैं, माशाल्लाह। तो वो हमें गाइड करते हैं तलफ़ुज़ के हवाले से, फिर बातचीत के हवाले से और मीडिया के हवाले से, आपका जो शोबा है यानी उस हवाले पूरे से। घराने का इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल, है, बिल्कुल ऐसा यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई हटके नहीं जी, पैदा ऐसे हुआ, ही है। सबके सब एक ही लाइन में हैं आप ऐसे ही माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसनैन अकील साहब, आपकी मैंने गायकी सुनी, आप बहुत हटके आपकी सिंगिंग होती है और दिल को छू जाती है, तो Thank इसकी you. क्या वजूहात हैं? मैं तो अपने आप को खैर इस काबिल नहीं समझता, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे फादर उस्ताद अकील मंजूर खान साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम हुए गज़ल गायकी में, क्लासिकल गायकी में, ठुमरी, काफ़ी, पंजाबी, हर सिंफ उन्होंने गाई। और क्योंकि हमारी जो ग्रूमिंग है वो उनके अंडर ही हुई, तो उन्हें रियाज़त करते हुए देखना और चीज़ों को देखते हुए कंपोजिशंस करते हुए देखना, तो वो सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ रही होती हैं। तो वो बस उसी को ही हम भी देख रहे हैं, उसी को ही लेके चल रहे हैं। तो इस वजह से शायद, क्योंकि उनका भी गाने बजाने वाले हलकों में एक अलहदा उन्होंने मकाम हासिल किया। सुर को ऐसे देखा, बहलावों को ऐसे देखा, तान, मुर्की, सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदाज से उस्ताद सलामत अली हाँ साहब को देखते हुए उन्होंने अडॉप्ट करते हुए उन्होंने देखी। तो हमारी भी कोशिश यही है कि उसी लाइन पे रहें, तो इस वजह से थोड़ा शायद बेहतर हो जाता है हमारा भी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप पाकिस्तान में सिंगिंग का फ्यूचर कैसा देखते हैं? सिंगिंग का जी फ्यूचर तो हमेशा से ही बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि गाने बजाने का काम ऐसा है कि ये जो प्योर शेप है सिंगिंग की, ये क्योंकि सिंगिंग भी एक नेचर है ना, नेचर का पार्ट है, तो नेचर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। वो तो वो रहती है, हवाएं चलती रहती हैं, पानी उसी तरह ही रहता है। तो हमारा यूज़ का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है ना उन चीज़ों को लेके। तो फ्यूचर इंशाल्लाह बेहतर ही है, और बड़ा बड़ा अच्छा लोग गा रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ों को, लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ों का ज़रा है अभी ज़ाहरी तौर पे फुकदान नज़र आ रहा है, लेकिन है नहीं, वो चीज़ें हैं हमारे माशरे में। तो इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों की इतनी खूबसूरत काविश है, तो इस तरह के लोग भी हैं जो हमारे ओरिजिनल नेचुरल जो चीज़ है, जो खालिस हमारी सिंगिंग है, उसको लेके आ रहे हैं। तो ख़त्म नहीं हो सकता इसका फ्यूचर। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जैसे कि जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई को छोड़कर मतलब म्यूज़िक के बहुत लवर्स हैं, तो जितने भी म्यूज़िक के लवर्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बच्चे जो हैं आजकल गाते भी, उनकी आवाज़ भी अच्छी है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए कौन से उस्ताद के पास भेजना चाहिए, या उनके लिए एकेडमीज़ हैं, या हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई इनकाद किया गया है कि जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो कैसे अपने बच्चे को गायकी सिखाएगी, किस तरह आगे लेके चलेगी? जी ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन भी है और बड़ा रियलिस्टिक सा क्वेश्चन भी है। जी जी। अच्छा, एक तो डर है जो गलत है। जो बच्चे सीखने वाले होते हैं बेचारे, वो इस डर की वजह से ही नहीं आते
असातिज़ा के पास, इतने हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ा पाकिस्तान रिच है कि यहाँ पे बहुत सारे घराने हैं म्यूज़िक को सिखाने वाले। और इसके अलावा जो इलाकाई सतह है उस पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं। हर जगह अवेलेबिलिटी है, लेकिन हम अपनी शाइनेस की वजह से या फिर एक अजीब सा खौफ हमने खुद ही अपने अंदर वो बनाया हुआ है कि नहीं वहाँ नहीं जाना, क्या होगा, वो क्या कर लेंगे, क्या हमें कह देंगे। कुछ भी नहीं वो कहते। ये तो बड़े सॉफ्ट से लोग होते हैं। आप उनके पास जाएं, वो आपको सिखाएंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको बताएंगे, उठने बैठने के आदाब बताएंगे, आपको सारी चीज़ें। पहले तो यही होता था कि लोग जब जाते थे तो वो बाकायदा वहाँ पे ही स्टे करते थे, रहते थे। वो उनके जो रोज़मर्रा के काम थे वो उन्हें देखते थे और वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करते थे, सीखते थे। क्योंकि म्यूज़िक तो एक चीज़ है ही, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ जो है ना वो शख्सियत है कि आपने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है, कौन सी छोड़नी है। तो ये सारा सिलसिला है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब शादी ब्याह पर हर जगह पे कवाली वाले कवाल आ गए, अब तो लेडीज़ कवाल भी आ गए हैं। जी जी। तो ये कोई मतलब कि हमारी इस तमाम नस्ल पे कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है या अच्छा इफ़ेक्ट है कि लेडीज़ कवाल भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आ रही हैं? जी, कवाली का तो आजकल बिल्कुल है, ट्रेंड है, हर चीज़ में जो है वो कवाली है। लेकिन एक्चुअली हम भी कवाली की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर कवाली हो रही हो तो मतलब अगर कोई आप गाना इंडिया का गा लें या कोई इस तरह के, तो वो कवाली नहीं है। वो तो यानी कवाली का बिगाड़ है। जी जी। जो हम इस दौर में सुन रहे हैं वो एक्चुअली कवाली की के बिगाड़ की एक शक्ल है। यानी आजकल तमाम कैफ़ेज़ में पीछे उस्ताद नुसरत साहब फतेह साहब की इतनी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं और आगे से वो जो लेडीज़ कवाल गा रही हैं, तो ये गुस्ताखी नहीं है, ये उनकी शान में। देखें, लेडीज़ के गाने पे जो है वो खैर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि लेडीज़ जिस तरह लता जी हुए हैं, जी जी, तो इतना बड़ा नाम, मैडम नूर जहाँ साहिबा हुई हैं, या फिर इस तरह के नाम हुए हैं जो महनाज साहिबा हुई हैं, और आज के दौर में भी फीमेल वॉइसेस बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसको काम को देखिए, काम को जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे, काम भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। जिस लेवल पे आप उसे करेंगे उसी लेवल का आपको गिना जाएगा। आपको कभी भी क्यों मैडम नहीं पैदा हो रही, क्योंकि काम को इतनी रिस्पेक्ट, उतना टाइम नहीं दिया जा रहा और उस लेवल पे नहीं किया जा रहा। तो करें ज़रूर। अगर कवाली करनी है तो देखें, कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम ऐसे ही नहीं हुआ, या फिर बख्शी सलामत खान साहब हुए हैं, कवाली का बहुत मोतबर नाम उस्ताद मियाँ दाद साहब हुए हैं। और इस लेवल पे यानी वो कवाल थे, वो टॉपिक लेते थे, वो तबलीग करते थे बाकायदा हमारे इस्लाम की। तो वो एक टॉपिक लेते थे, यानी आपने आज इश्क का टॉपिक है जी, वो शुरू होते थे 8-9 बजे और वो 3-3 बजे तक वो इश्क का टॉपिक ख़त्म नहीं होता था। या हिजर का टॉपिक है, वो उस टॉपिक को लेते थे, सारी रात सुनाते थे। तो अब अगर आप आज किसी को कह दें कि भाई हमें सुनाएं, आप विसाल सुनाएं, तो कौन सुनाएगा? वो तो गाने शुरू हो जाएंगे ना वहाँ पे। तो एक्चुअली हमारा वो इंजेक्शन भी नहीं हो रही आगे नई नस्ल में, और नई नस्ल को तो इस बात का शऊर ही नहीं। जी हसनैन साहब, तो आप क्या बाय बर्थ सिंगर हैं या आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? ये इस तरह है कि मिस हमारे जो मेरे दादा अबू हैं उस्ताद मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले, जो कि शागिर्द हुए कराची में जाके उस्ताद सादिक पिंडी वाले। हारमोनियम में मेरा ख्याल है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई नाम लें जो सबसे ख़ूबसूरत और मोतबर नाम है, तो उस्ताद सादिक हुसैन पिंडी वाले वो थे। मेरे दादा बू की उस्ताद मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले, वो उनके शागिर्द हुए उस्ताद सादिक पिंडी वाले। इनका टाइम स्पैन था तकरीबन 80s से पहले का दौर था उनका। उस दौर में दादा बू उनके शागिर्द हुए और फिर इस काम को ऐसे उन्होंने हारमोनियम की फील्ड को ऐसे अडॉप्ट किया कि उनके उस्ताद सादिक पिंडी वाले वो फरमाते थे कि जो उनके पास शागिर्द होने जाता था, वो फरमाते थे कि यार अगर
मेरा शागिर्द होना है तो उसकी ज़रूरत नहीं, तुम मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले के पास चले जाओ, मैंने अपने हाथ उसे दे दिए। तो ये मेरे दादा अबू की एक लेगेसी थी। और उसके बाद फिर मेरे फादर उस्ताद अकील मंजूर खान साहब, जो कि उन्हें इब्तदाई जो उनकी गायकी के हवाले से और हारमोनियम के हवाले से जो तालीम थी वो दादा अबू से ही उन्होंने हासिल की। उस्ताद सादिक पिंडी वाले जो हैं उनका भी इन्फ्लुएंस था उसमें। उसके बाद फिर लाहौर में जब आए तो उस्ताद सलामत अली हाँ साहब की उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की और बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने पहले परफॉर्म किया, फिर उस्ताद सलामत अली हाँ साहब की शागिर्दी इख्तियार की और फिर काम को इतना अच्छे तरीके से उन्होंने किया कि उस्ताद सलामत अली हाँ साहब ख़ुद उन्हें सुनते थे और उनके बारे में एक जगह परफॉर्म उन्होंने किया उनके घर ही, उस्ताद सलामत अली हाँ साहब की। तो उनकी गज़ल है वो कौन था जो मुझे गम शनास लगता था, तो वो जब गाई तो उस्ताद सलामत अली हाँ साहब ने बहुत प्यार किया और उन्होंने कहा कि अकील मंजूर अब तुम अपने नाम के साथ शाम 84 लगा सकते हो। तो ये एक बड़ी ऑनर की बात थी और उनके सबसे जो लायक शागिर्दों में गिने जाते थे उस्ताद अकील मंजूर खान साहब, जो कि मेरे फादर हैं। और फिर जब पीछे इतनी रिच आपकी लेगेसी हो तो उसको फिर कैरी करना, उसको लेके चलना एक ज़िम्मेदारी की भी बात है और लेके चलना एक मुश्किल काम भी है। तो बस उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं रस्तों को फॉलो करते जाएं और अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो उसे ख़राब भी ना करें। तो बस यही एक लाइन है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आज मैं उन्हीं की थोड़ी सी चीज़ें वो भी ज़रूर आपको सुनाऊंगा और कुछ उनके बताए हुए रास्ते हैं जो मैंने खुद भी कुछ चीज़ें की हैं वो भी सुनाऊंगा। मिस इजाज़त सर, इजाज़त है भट्टी साहब। मोहसिन नकवी साहब की एक गज़ल अबू जी की
आपकी गायकी की तरफ। इतने फेमस गुलकार मेरे साथ बैठे हैं और बगैर सुने आपको मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ कि तमाम देखने वाले ये सुने आपकी आवाज़, उसके जादू मुझे हर जगह चाहिए। और हमारे ख़ास तौर पे आज यहाँ पर हम तशरीफ़ लाए हैं, तो सर भट्टी साहब के लिए कुछ ऐसा गाना एक डेडिकेट कीजिए प्लीज़। जी ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। भट्टी साहब के लिए तो हमारे सारा गाना ही इनके लिए है और इन जैसे लोगों के लिए। तो हमने जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग शेप में आया मार्केट में और बड़ा फिर हर लेवल जी। पे अल्हम्दुलिल्लाह उसको पजीराई मिली, वो एक बड़ी आपका जो अच्छी। सबसे फेमस सॉन्ग जी, है ज़रूर, जिससे आप ज़रूर। नामवर मशहूर सिंगर बने हैं, वो सुनना चाहेंगे। मैं बिल्कुल, ये मेरे फादर की कंपोजिशन थी जी, जी। और जो कलाम था वो बहुत ही लाजवाब, उसका वो कंटेंट था जो हर किस्म के गाने में, जिसे अब गिना जाता है ये सूफ़ी गाना है, ये फ़लाँ गाना जी, है, जी। ये वो गाना ही होता है। अच्छा कोई सूफ़ी, सारा कुछ सूफ़ी होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, गाना सिर्फ गाना ही होता है। तो वो हमने बड़ा मज़े का एक गाना था, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। शुक्रिया। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या कहें? मेरी रहे हयात के दुश्वार मरहले, मेरी रहे हयात के दुश्वार मरहले, हल हो गए तमाम तुझे क्या बात। देखने के बाद। तो शुक्रिया। ये उसका कंटेंट था। ये तो डेडिकेट भी आपने मुझे किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। लेकिन ये आप मुझे, आपने ये बताना है कि राइटर भी आप खुद है, नहीं नहीं नहीं, राइटर नहीं। मतलब लिखता है क्या, क्यों आपको आमद होती है जब इल्हाम होता है कि यार मुझे खुद भी करना चाहिए, ऐसा है कुछ? जो पोइट्री है वो एक, देखिए वो एक अलग वो सब्जेक्ट है। वो जिस तरह अगर कोई ये कहता है ना मैं सिंगर भी हूँ, मैंने ही लिखा था, मैंने ही फलां, वो ऐसा नहीं। नहीं। हर शोबे के लिए हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अल मौला की बड़ी ख़ास अता होती है। यही तो मैं कह रही हूँ। तो वो बहुत कम, कोई लाखों में कोई एक ऐसा बिल्कुल। होता है जिस पे ये हर करम फन होता मौला। है। तो पोइट्री जो है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। वो मैं तो नहीं खैर करता, कोशिश बड़ी की मैंने भी मैं पढ़ता बड़ी हूँ, काफ़ी मैंने पोइट्री पढ़ी है, मुझे बड़ा लगाव है पढ़ने से। लेकिन ये है कि मेरा जो शोबा है वो क्योंकि म्यूज़िक गायकी है, सिंगिंग है, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कंपोजिशंस करने की ना, जी, जी। जो मुझे लगता है कि नहीं ये एक मेयारी चीज़ है, वज़नी चीज़ है, उसके वज़न ठीक हैं, वो सारी चीज़ें देख के तो वो फिर मैं जाहिर ट्राई बात है करता वो हूँ। आवाज़ का उतराव चढ़ाव देखना होता है कि आपने जी किस में बिल्कुल, उसको, अल्फाज को देखना अल्फाज होता है को ना, देखना होता है। कंटेंट को देखना होता है, थीम चुनाव को होता है। देखना होता है जी, कि ये कोई क्या कहना चाह रहा है जी, जी, पोइट, जी। तो फिर उसके मुताबिक ही कोई राग भी, जी, यानी कि शक्ल वो भी लेनी आपके पड़ती है। लिरिक्स और आपके वोकल्स को निकालना मतलब कि बड़ा जी, ऐसे ही। कंपोजिशन का ही काम है। ऐसा ही है। तो सर मैं साथ साथ भट्टी साहब से भी इजाज़त चाहती हूँ कि आपसे 2 लफ्ज़ मैं शायरी के सुनना चाहूँगी, कुछ इनके लिए कुछ मेरे लिए नज़र करें। आप बैठे हुए हैं कब से, जो शाम जी, है जी। ये एक लेजेंड के पास आप आए हुए हैं, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये काम हमें बहुत तेज़ी से करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे, क्योंकि गाना और बिगाड़ना ये 2 चीज़ें हैं, ऐसे ठीक है। तो आज के दौर में जो ये हो रहा है वो हमारी समझ से बालातर है, ठीक है। तो ये वो घराना है जिसके एहतराम में अगर आप ये देखें कि मैं यही कहूँगा कि अगर मैडम नूर जहाँ को अवार्ड देना हो
तो उनको जूरी जज साहबान अपने स्टेज पे बुला के उनको अवार्ड देंगे। तो ये घराना ऐसा एहतराम वाला है कि जहाँ सलामत अली खान साहब बैठे होंगे वहाँ पे जाकर जज जूरी वहाँ पे उनको उनकी नशिस्त पे अवार्ड देगी। तो ये अदब वाला घराना है, ये सुर वाला घराना है। तो समझने की बात है, हमें सुनना आ जाए, हमें समझना आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बारिश का पहला कतरा ही होता है जब अल्लाह पाक उसमें सारे मामला भर देता है। रहमत करते तो हैं। ये है कि अल्लाह करीम आपको भी, इनको भी, और जिस कावश के लिए हम सारे जमा हुए हैं, इंशाल्लाह 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 ये एक दिन पौधे से दरख्त बनेगा, शजर बनेगा इंशाल्लाह। ये मेरी दुआ है। और इतना अजीम बाप, इतना अजीम सिंगर, और इस तरह उसको अगर हम लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये उस नाम को लेके आगे चलेंगे। बल्कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग सीखेंगे। तो ये है असल गायकी, और आप इंशाल्लाह खुद समझते हैं क्योंकि आप आजकल तो ये माना जाता है ना कि जो सिंगर्स हैं इनकी फैमिलीज़ में ये सुरों के तो वैसे बादशाह माने जाते हैं, लेकिन इनकी एकेडमिक एजुकेशन बहुत कम होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही है। पहले दौर में तो क्योंकि जो सिंगर्स थे वो इतने एकेडमिक हवाले से उनकी तालीम बड़ी कम होती थी, वो इस तरफ कम ही आते थे। लेकिन हमारी ये खुशकिस्मती रही कि हमारे फादर, हम बल्कि कहते थे कि हमने उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बड़े कम गो थे, और जो मकसद की बात होती थी वही सुनते थे और वही करते थे, तो ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो हमने अम्मी से सिफारिश करवाई कि हमें अब्बू से कहें कि हमें भी थोड़ा थोड़ा सिखाएं। हमें बड़ी वो क्यूरियोसिटी होती थी, वो जब उनका सुनना तो वो हमारे अंदर तो आना, लेकिन हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि बाकायदा हमें भी तालीम दी जाए। तो उनकी शर्त थी अब्बू की, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कम से कम जो ग्रेजुएशन करेगा वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे ये मेरे पास थोड़ा थोड़ा मैं उन्हें बताऊंगा। तो ये हमारे ऊपर बड़ी ब्लेसिंग रही। वो एक्चुअली दौर उनका वो था, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे की थी, बहुत दूरअंदेश थे। उन्होंने अपने हलके में देखा बच्चों को आगे क्वालिफ़िकेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं लोग करवा रहे थे, तो वो उनकी नज़र आगे की थी। उन्हें पता था आगे दौर जो है वो कौन सा आना है, बड़े दूरअंदेश थे। उन्होंने फिर हमें कहा कि नहीं बेटा, इस काम को करने के लिए भी पहले तालीम ज़रूरी है, और वाकई में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो गाने बजाने वाला हल्का है, वो कुछ हमारे वो टिपिकल चीज़ें हैं, वो उस फ़िक्र में पड़ जाते हैं शुरू में ही, बचपन में, जो तालीम की एज होती है हमारी। तो हमें अल्लाह का शुक्र है अब हमें वो उस चीज़ का आइडिया होता है, उस चीज़ को जब हम देख रहे हैं आज के दौर को, कि वो कितनी दूरअंदेशी से उन्होंने हमें पहले पढ़ाया, और फिर उसके बाद इस काम को करने का। वो कहते थे यार, इस काम को तब करोगे तो और मज़ा आएगा, जो तुम्हें मज़ा आएगा वो किसी और को नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को जो है वो ज़रिया मुआश के लिए फ़िक्र की वजह से नहीं कर रहे, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसको इबादत समझ के कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमें कहा था। मेरा आपसे ना एक छोटा सा और लास्ट क्वेश्चन है। जी जी। सोशल मीडिया जी धूम मची हुई है दुनिया में, तमाम लोग यूट्यूब चैनल्स, टिकटॉक्स, आईडीज़। आपका कोई सोशल मीडिया चैनल कुछ व्यूवर्स को बताएं आपको, ताकि लाइक सब्सक्राइब कुछ तो। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो थॉट्स हैं, हम इनको उस तरह तो नहीं लेते जिस तरह आजकल लोग ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, तो जो वक्त से पीछे रह जाते हैं वो फिर ख़राब करते हैं अपने आप को भी। टाइम के साथ चलना चाहिए ना। तो उस हवाले से फिर हमने भी एक उस्ताद अकील मंजूर के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पे जो म्यारी कंटेंट है सिर्फ आपको वो मिलेगा। इस तरह नहीं कि वो गैर म्यारी चीज़ें और इस तरह के अल्फाज बोल के जिस तरह नहीं हमारा वो किसी तरह आगे चला जाए, नहीं। क्वालिटी वर्क आपने अगर सुनना है तो वो आप उस्ताद अकील मंजूर के नाम से हमारा यूट्यूब का चैनल है, जिसमें मेरे फादर उस्ताद अकील मंजूर साहब के हवाले से बड़ी बड़ी नायाब
वीडियोस हैं जो सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम उस अंदाज़ को देखें और देखें वो क्या काम हुआ है, वो वहाँ पे ज़रूर उसको सर, देखें। उस्ताद अकील मंजूर साहब जो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत ही नामवर हस्ती। मैं उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुई होंगी, 1980 से भी पीछे की बात है, तो उनका कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको याद? नहीं, उनका दौर जो है, उनकी जो डेथ है वो हुई है 2017 में। तो उनके जो यानी बैचमेट्स थे वो अंकल परवेज़ मेहंदी साहब थे, अच्छा। अंकल फ़िदा हुसैन साहब थे, अंकल गुलाम अब्बास साहब थे, और ये एक बैच था। और इस बैच में यानी अंकल गुलाम अब्बास साहब ने अब्बू जी के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने कहा कि अंकल जी आप हो गए, अंकल परवेज़ मेहंदी साहब हो गए, अंकल फ़िदा साहब हो गए, अंकल इजाज़ कैसर साहब हो गए, तो इस तरह के और मैंने नाम लिए। तो मैंने कहा आप हमारे लिए सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हमें मुख्तलिफ अंदाज गायकी के मिलते हैं और इन्हें सुनना चाहिए। जो मैंने नाम लिए हैं बड़े मोतबर नाम हैं और एक्चुअली इन लोगों ने गाया है और हमारी समझ लें बदकिस्मती है कि हमें कुछ लोगों को तो इनका अब पता भी नहीं है। बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि इन लोगों ने काम किया है प्रॉपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसमें से अपने बाप का नाम अलहदा कर दो, अपने बाप का नाम जो है ना वो बुज़ुर्गों के साथ लिया करो। ये अंकल गुलाम अब्बास साहब के अल्फाज। वही नाम जो मैंने सुना 84 शाम 84 घराना। इसके पीछे क्या? ये शाम 84 एक्चुअली जो है ये इंडिया में एक गांव है। अच्छा। तो उस्ताद सलामत अली हाँ साहब की जो फैमिली है वो वहाँ से बिलोंग करती है। अच्छा। तो वो जो घराने का नाम चलता है ना, जिस तरह मेरे दादा अबू का नाम हुआ मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले, तो जो ठट्ठा है, ठट्ठा लाखी, अच्छा। वो हमारे गांव का नाम है, भाई गांव का नाम है। सही। तो वो इलाके का नाम जो है ना वो बंदे करते थे, जो गैरतमंद लोग थे। इन्हें हम तो वो देसी ज़ुबान में ये कहते हैं कि गैरतमंद लोग थे। इन्होंने इतने बैकवर्ड इलाकों से उठ के गैरत ऐसी की, मेहनत ऐसी की कि इनकी वजह से अब आप पूछ रही हैं कि शाम 84 क्या है। हाँ जी। यानी इलाकों के नाम इन लोगों के नाम की वजह से हैं। अच्छा। तो एक्चुअली वो शाम 84 गांव है इंडिया में, अभी भी है। तो वो वहाँ से फैमिली बैकग्राउंड था उस्ताद सलामत अली हाँ साहब का, तो वो शाम 84 गाँव का। बस ये बहुत बड़ी लॉजिक और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि मिलनी चाहिए हमारी न्यू जनरेशन को, जो नहीं पता। तो इस वजह से इसी इंटरव्यू का मकसद यही है कि हमारी तमाम न्यू जनरेशन को भी पता चले कि जो हमारे पिछले जितने भी आबा अजदाद और जो गायकी सिंगर्स और बहुत सारे नामवर अदाकार भी हैं, कुछ ऐसे लेजेंड्स लोग हैं जिनके बारे में आजकल की न्यू जनरेशन बिल्कुल नहीं जानती है। तो इसके लिए आपसे इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बल्कि बड़ा कुछ सीखने को मिला। जी, आपने बड़े मज़ेदार ऑथेंटिक क्वेश्चन किए, जो ज़रूरत है वक्त की, बिल्कुल जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक मैंने आपसे सवालात किए कि कोई गुस्ताखी हुई तो माजरत माफ़ी चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त और आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।